हम सब खौफ से आज़ादी की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि हम ये मानते हैं कि खौफ का एक माहौल है और दूसरा हम यह चाहते हैं कि उससे आज़ादी मिले। खौफ के इस माहौल के बारे में इस हॉल में बैठे हुए लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उस वह फहरिस्त भी सामने लाने की ज़रूरत नहीं जो हमें पता है। पिछले 4 वर्षों में खासकर जिस तरह मुल्क में जगह जगह खासकर मुसलमानों को और ईसाइयों को अलग अलग बहानों से निशाना बनाया जा रहा है, वह कोई अब खबर नहीं बनती। अब कई खबरें पहले पेज से निकलकर तीसरे पेज पर और 7वें पेज पर चली गई हैं। अब उनसे कोई उत्तेजना भी नहीं होती। अब हमें पता है कि ऐसी खबरें रोज़ ही आती रहेंगी। यह कहा जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क को कि यह करोड़ों लोगों का देश है और ये घटनाएं बहुत कम हैं। यानी इन करोड़ों लोगों के देश में अगर 15-20 इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग इन घटनाओं को बहुत गंभीर बता रहे हैं वे दरअसल देश को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन इन घटनाओं के पैटर्न को हम सब लोग देख रहे हैं और वो पैटर्न ये है कि किसी एक जगह अगर किसी का कत्ल किया जाता है, घेरा जाता है और पीटा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और उसे हज़ारों हज़ार लाखों लाख की तादाद में पूरे मुल्क में घुमाया जाता है, तो यह जो हिंसा की घटना है, यह हिंसा की घटना सिर्फ उस जगह महदूद नहीं रहती है, यह पूरे मुल्क में फैल जाती है। और उस हिंसा की घटना में जो लोग वाकई हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ वो हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचता है दोनों तरह के लोगों के पास, यानी ऐसे लोगों के पास जिनके दिमाग में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफ़रत है पहले से, उनको एक तरह की खुशी दी जाती है इन वीडियोज़ के ज़रिए और उस नफ़रत को और गाढ़ा किया जाता है और यह एहसास दिलाया जाता है कि तुमने फतह हासिल की है। दूसरी तरफ मुसलमानों और ईसाइयों को यह संदेश दिया जाता है कि यह हाल हर जगह किया जा सकता है। इसलिए हम इस गफलत में न रहें कि यह घटनाएं सिर्फ 10 या 15 हैं, क्योंकि खौफ की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। उस टेक्नोलॉजी में हर जगह खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप खून अलवर में बहाएंगे लेकिन उसका असर केरल तक होगा और दोनों जगह होगा। यानी मुसलमानों और ईसाइयों में एक दहशत और दूसरे किस्म के लोगों में एक तरह की शहजोरी, एक ठिठाई कि यह किया जा सकता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस दबाव में आ गए और अगर हम वाकई खौफज़दा हो गए जो वो चाहते हैं और अगर हमने इन पर बोलना बंद कर दिया तो खौफ की ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई। आपने पार्लियामेंट में हाल में जो बहस हुई उसको सुना होगा, जिसमें एक दिन पार्लियामेंट की स्पीकर ने बहुत तंग आकर कहा कि अब रोज़ रोज़ ये लिंचिंग का मामला नहीं उठा सकते, कितना रोज़ हो रहा है तो क्या रोज़ उठाएं। तो स्पीकर साहिबा को ये बताने की ज़रूरत है और सरकार को भी बताने की ज़रूरत है कि मुल्क में कहीं भी अगर किसी एक वाहिद शख्स का भी कत्ल होगा तो हर दिन उस वाहिद शख्स के बारे में बात होगी, क्योंकि हर शख्स अलग है और हर कत्ल अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि मॉब लिंचिंग पर परसों बहस हो चुकी है इसलिए आज क्यों आप इस मसले को उठा रहे हैं। हम सब का यह फ़र्ज़ है, हम सब लोग जो हैं, कि किसी भी हिंसा की घटना को बिना नोटिस लिए ना जाने दें और बिना उस पर आवाज़ उठाए उसे ना जाने दें। यह हमारा फ़र्ज़ है।
मीडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तान के शहरियों की तरह यह हमारा फर्ज है। इस तरह इस खौफ से लड़ा जा सकता है एक दूसरे, और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह बात कोई उत्तेजना फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिन पर हमला हो रहा है उनको यह कहना होगा कि आप हम पर हमला नहीं कर सकते। जिन पर यह हमला हो रहा है उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो मुख्य रूप से मुसलमान, ईसाई और दलित हैं। तो ये इस तरह की रैलियां तो मैं देखता हूं हिंदुस्तान में। पटना में रैली हुई, दीन बचाओ देश बचाओ, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मेरा यह कहना है कि अलीमुद्दीन का जब कत्ल हुआ उस वक्त क्यों नहीं 5 लाख लोगों की रैली की जा सकी? उस वक्त क्यों हम यह चाह रहे हैं कि एक तथाकथित सेक्युलर प्रोटेस्ट हो? अगर मुसलमान को आप मुसलमान होने की वजह से मारते हैं तो उसे यह कहना पड़ेगा कि आप मुझे मुसलमान होने की वजह से मार रहे हैं और मुसलमान की तरह मैं खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आप यह नहीं कर सकते और हिंदुस्तान में मैं कैसे रहूंगा यह आप तय नहीं कर सकते। मैं आपकी मेहरबानी पर हिंदुस्तान में नहीं। यही बात यहाँ के ईसाइयों को कहनी पड़ेगी, जिन पर जो हमले हो रहे हैं उनकी नोटिस भी नहीं ली जा रही है। तो हम यह तो देख रहे हैं कि दलितों की तरफ से विरोध हो सकता है, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से और ईसाइयों की तरफ से विरोध नहीं हो सकता। उस विरोध को एक आड़ चाहिए, जो आड़ तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ हो। हम जिस खौफ की बात हो रही है वो खौफ सड़कों पर है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर दिखलाई पड़ा। और इसकी एक ही इसका मकसद है। इसका मकसद यह है कि हम सबको लकवा मार जाए, हम सब जगहें छोड़ दें, हम सब चुपचाप बैठ जाएं, हमें हमारे भीतर हमारी जान का खौफ समा जाए। और यही वक्त है कि हम सब लोगों को इस बात को कहने की ज़रूरत है कि हमें अपनी जान का खौफ नहीं है। अगर तुम ये बताना चाहते हो कि हमारा कत्ल कर दिया जाएगा, हमें उसका खौफ नहीं है। हमें कैद कर लिया जाएगा, हमें उसका खौफ नहीं है। इस बात को कहना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ आज़ादी के आंदोलन के दौरान अगर मैं एक सबसे बड़ा योगदान कोई गांधी का मानता हूं तो ये कि उन्होंने कहा लोगों को कि डरना छोड़ दो, और उन्होंने डरना छोड़ा। हम सब एक दूसरे को कहें डरने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कल कत्ल नहीं होगा और कल हमला नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि कत्ल और हमले की मुखालफत करने वाले सड़क पर होंगे उसी तरह से। यही हाल यूनिवर्सिटियों में है, यही हाल दूसरी जगह है जहां लोग खामोश हो गए हैं। यही पूरा हाल मीडिया का है। मीडिया की मॉनिटरिंग, पहले पेज पर क्या जाएगा, तीसरे पेज पर क्या नहीं जाएगा, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, और मीडिया के लोगों ने खुद ही ये तय कर लिया है कि अब वो क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे, किसे बुलाएंगे और किसे नहीं बुलाएंगे। मैं मीडिया की बात नहीं जानता क्योंकि हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते। जब आप उनसे बात करने लगते हैं तो वो कहने लगते हैं कि बिजनेस मॉडल है, आप उसे समझिए, एक रेवेन्यू मॉडल है, उसे समझिए, हमारी मजबूरियों को समझिए। हम समझते हैं, लेकिन मीडिया में जो लोग हैं उन्हें 5 साल बाद खुद आईने में खुद को देखकर जवाब देना पड़ेगा। जिस वक्त सही रिपोर्टिंग की जरूरत थी, क्या उन्होंने किया वह काम? क्या उन्होंने अपना फर्ज उस वक्त निभाया, या वो इंतजार करते रहे कि एक ऐसा वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक होगा और तब वो बोलेंगे जो बोलना है? इसलिए हम उस मौके का इंतजार नहीं कर सकते जब हमारे लिए सब कुछ महफूज होगा। इसी वक्त बोलने की जरूरत है और इसी वक्त सड़क पे आने की जरूरत है और इसी वक्त कहने की जरूरत है कि यह मुल्क हमारा है। इस मुल्क में हम मुसलमान की तरह रहेंगे, इस मुल्क में हम ईसाई की तरह रहेंगे, इस मुल्क में हम इंसान की तरह रहेंगे,
और हमें हमारे ऊपर तुम्हें हाथ उठाने का हक नहीं है। बहाना कोई भी बनाओ, गाय की तस्करी, गाय का गोश्त खाना, कोई और बहाना, कोई तीसरा बहाना, धर्म परिवर्तन, ये बहुत साफ तौर पर सरकार को कहा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को कहा जाना चाहिए। और ये सब हम लोगों को शहरियों की तरह जहां भी हैं उठकर यह कहने की ज़रूरत है। और जो फौरी हमारा काम है वह यह कि एक मौका है अभी 2019, जिस 2019 में केंद्र से इस सरकार को जैसे भी हो उखाड़ कर फेंकना हम सबके लिए ज़रूरी है। और इसलिए जो भी वैचारिक मतभेद हैं, बाकी सब कुछ हैं पार्टियों के, उन सब को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके हमें पहले इस शैतानियत को जो इस हिंदुस्तान के सीने पर बैठ गई है, इस सीने से उठा के फेंकने की जरूरत है। तो खून का हर कतरा जो गिरा है, वो चाहे अलवर में हो, वो चाहे रामगढ़ में हो, वो चाहे लातेहार में हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हर कतरे का हिसाब लिया जाना है और हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। नजीब के गायब होने का और उमर और कन्हैया और बाकी तमाम लोगों पर लगातार हमले होने का हर का हिसाब लिया जाएगा और हम सब लोग हिसाब लेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमें अब रक्षात्मक स्थिति से हटकर और एक तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंसात्मक, लेकिन मैं कह रहा हूँ सक्रिय विरोध करने की आवश्यकता आ गई है। और पार्टियों को भी कहने की ज़रूरत है कि ये सक्रिय विरोध हम कर रहे हैं और आप इसमें हमारा साथ दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।